लक्ष्मीपुर गांव, जहां समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, पर कुछ यादें हमेशा रह जाती हैं। 20 साल पहले इसी गांव में रमेश नाम के एक भले आदमी के घर खुशियों ने दस्तक दी थी, जब उनकी पत्नी का नन्ही परी को जन्म देते समय निधन हो गया था। उस बच्ची का नाम कनक रखा गया, जो जन्म से ही सांवली थी और उसके सिर पर बाल नहीं थे। रमेश भाई, इतनी प्यारी बिटिया पाई है, भगवान इसका भला करे। भाई, मेरी लाडो तो मेरी जान है। भले ही ये दुनिया ऐसे कुछ भी कहे, मेरे लिए ये सबसे सुंदर है। 20 साल बीत चुके थे। रमेश ने कनक के भविष्य को देखते हुए दूसरी शादी कर ली थी, पर उनकी नई पत्नी सावित्री बहुत कठोर हृदय वाली थी। सावित्री की अपनी एक बेहद सुंदर बेटी थी, जिसका नाम रूपा था। माँ बेटी दोनों मिलकर कनक को हमेशा ताने मारती और दिन रात उससे घर का सारा काम करवाती। कनक, अभी तक चूल्हा साफ नहीं किया? क्या पूरे दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? जल्दी से सारा घर झाड़ू पोछा लगा, नहीं तो आज शाम को खाना नहीं मिलेगा। अरे माँ, इसे क्यों डांटती हो? इसके तो कर्म ही ऐसे हैं। मुन्नी को देखो, कितनी सुंदर और संस्कारी है, और इसे देखो, घर के काम भी ढंग से नहीं आते। माँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। जरा सी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा आराम कर रही थी। मैं अभी सारा काम कर देती हूँ, बस मुझ पर गुस्सा ना हो। ज्यादा ड्रामा मत कर, काम कर जाके। जब शाम को रमेश लक्ष्मीपुर गांव के अपने काम से लौटते, तो कनक उन्हें दौड़कर गले लगा लेती। रमेश उसे बहुत प्यार करते। मेरी लाडो, मेरी बिटिया, दिन भर घर का सारा काम करके थक गई होगी ना? बताओ, तुमने आज क्या क्या किया? अरे जी, कनक तो मेरी दूसरी आंख जैसी है। आज मैंने कनक के लिए बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। आपको खिलाने के लिए कब से राह देख रही थी। पापा, आप थक गए होंगे, चलिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रमेश का ये प्यार सावित्री और रूपा को बिल्कुल नहीं भाता था। वे पिता के सामने तो कनक से मीठा बोलती, लेकिन रमेश के जाते ही उस पर अत्याचार और बढ़ जाते। अगले दिन जैसे ही रमेश गांव के चौपाल पर किसी पंचायत में भाग लेने के लिए घर से बाहर गए, सावित्री और रूपा ने कनक पर फिर से अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। कनक, मेरे सारे कपड़े आज के आज ही प्रेस हो जाने चाहिए, और कल कॉलेज जाने से पहले मेरे जूते भी चमचमाने चाहिए, वरना पापा के आने से पहले मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। अगर आज शाम को खाना फीका या बेस्वाद बना, तो रात को भूखे सोने के लिए तैयार रहना। जी माँ, मैं समय पर सारा काम पूरा कर लूंगी। कुछ दिनों बाद रमेश किसी जरूरी काम से शहर के लिए रवाना हुए। रमेश के बाहर जाते ही सावित्री का अत्याचार शुरू हुआ। घर की पूरी जिम्मेदारी कनक के कंधों पर आ गई। उसने सुबह से लेकर शाम तक बिना रुके घर के सारे काम किए, पर उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। दोपहर का समय हुआ और कनक ने बड़ी मेहनत से खाना बनाया, पर जल्दबाजी में वो दाल में नमक डालना भूल गई। जब सावित्री ने खाना खाया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। कनक, यहाँ ये क्या खाना बनाया है? इस दाल में तो नमक का नामो निशान तक नहीं है। तो इस घर के लिए कलंक है। निकलो मेरे घर से अभी की अभी। माँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। जा, निकल इस घर से। आज से तेरा इस घर में कोई वास्ता नहीं है। कनक बिलख बिलख कर रोने लगी। बारिश का मौसम था और वो बेबस होकर लक्ष्मीपुर गांव से बाहर जंगल की ओर चल पड़ी। भारी बारिश के बीच कनक रोती बिलखती लक्ष्मीपुर के घने और सुनसान जंगल की ओर बढ़ती जा रही थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी, मानो कनक के दर्द पर कुदरत भी आंसू बहा रही हो। हे भगवान, मेरा क्या कसूर था? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे ही भाग्य में ऐसा सौतीला व्यवहार और ये बदसूरती क्यों लिखी? पापा, आप कहाँ हो? आपकी कनक आज बहुत अकेली है।
तभी कनक की रोने की आवाज सुनकर झाड़ियों के पीछे से एक बूढ़े साधु महाराज बाहर आते हैं। उनका चेहरा दिव्य और शांत था। कौन हो तुम बेटी, और इस तूफानी रात में इस भयानक जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे इन आंसुओं के पीछे का क्या कारण है? महाराज, मैं लक्ष्मीपुर गांव के रमेश की बेटी हूँ। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई और मेरी सौतीली माँ ने मुझे जरा सी गलती के लिए इस तूफान में घर से निकाल दिया। सब मेरी बदसूरती से नफरत करते हैं महाराज। साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से कनक के पावन चरित्र और उसके साथ हुए अन्याय को देख लेते हैं। उनका दिल पिघल जाता है। कनक बेटी, रोना बंद करो। तुम्हारी अंतरात्मा बहुत पवित्र है, और जो इंसान अंदर से साफ होता है, ईश्वर कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। तुम्हारी परीक्षा का समय अब समाप्त हुआ। क्या मेरा ये रूप कभी नहीं बदलेगा महाराज? क्या मुझे कभी अपनों का प्यार नहीं मिलेगा? ये लो बेटी, ये कोई साधारण जल नहीं है। इस जल को पी लो। तुम्हारी भलाई और सब्र का फल तुम्हें मिलने वाला है। कनक कांपते हाथों से वो चमत्कारी जल लेती है और धीरे धीरे उसे पी लेती है। एक तेज रोशनी कनक को घेर लेती है। रोशनी धीरे धीरे कम होती है और जो बदलाव सामने आता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कनक की सांवली त्वचा अब सोने जैसी चमक रही थी और उसके सिर पर घने लंबे बाल आ गए थे। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत कन्या बन चुकी थी। ये मैं हूँ महाराज? ये क्या चमत्कार है? मेरे सिर पर बाल और मेरा ये रूप। हाँ कनक, ये तुम्हारे ही अच्छे कर्मों का वरदान है। तुम्हारी बाहरी बदसूरती अब खत्म हो चुकी है। अब तुम वापस अपने घर जाओ, लेकिन याद रखना, अपनी इस सुंदरता का घमंड कभी मत करना। जाओ और अधर्म का अंत करो। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महाराज। मैं आपकी सीख हमेशा याद रखूंगी। इधर लक्ष्मीपुर गांव में रमेश शहर से वापस लौट आते हैं। घर में कनक को ना पाकर वो व्याकुल हो जाते हैं और सावित्री से कनक के बारे में पूछते हैं। सावित्री, मेरी लाडो कहाँ है? पूरे घर में कनक कहीं दिखाई नहीं दे रही। तुम दोनों चुप क्यों हो? रूपा, बताओ तुम्हारी बहन कहाँ है? अरे जी, मैं आपको क्या बताऊं। कनक कल किसी गैर मर्द के साथ घर के सारे गहने और पैसे लेकर भाग गई। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी एक ना सुनी। हाँ पापा, वो कनक तो बड़ी चालू निकली। हमारे मना करने पर उसने माँ को धक्का भी दे दिया। चुप हो जाओ तुम दोनों। मेरी कनक ऐसा कभी नहीं कर सकती। तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ठीक उसी समय घर का दरवाजा खुलता है। अंदर एक अत्यंत सुंदर और दिव्य लड़की कदम रखती है, जिसके लंबे बाल थे और चेहरे पर एक अनोखा तेज था। उसे देखकर सावित्री और रूपा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम कौन हो लड़के, और हमारे घर में इस तरह बिना पूछे क्यों चली आई? माँ, अपनी बेटी को इतनी जल्दी भूल गई? कनक हूँ मैं, जिसे आपने कल रात इस बारिश में सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया था क्योंकि दाल में नमक कम था। नहीं, ये झूठ है। कनक तो बहुत बदसूरत और टकली। मेरा मतलब है उसके सिर पर बाल नहीं थे। तुम इतनी सुंदर कैसे हो सकती हो? कनक, मेरी बच्ची, ये तुम ही हो। मुझे पता था मेरी लाडो कभी गलत नहीं हो सकती। बताओ बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? हाँ पापा, ये आपकी वही कनक है। सौतेली माँ और रूपा ने आपके पीछे मुझ पर बहुत जुल्म ढाए हैं, पर भगवान ने आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। कनक की बात सुनकर रमेश का गुस्सा सावित्री और रूपा पर फूट पड़ता है। वो गुस्से से कांपते हुए सावित्री की तरफ देखते हैं। सावित्री, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मेरी मासूम बेटी पर ऐसा कीचड़ उछाला कि वो गहने लेकर भाग गई, और सिर्फ दाल में नमक भूलने पर उसे इस तूफानी रात में मरने के लिए जंगल भेज दिया। अरे जी, आप इस कलमुही, मेरा मतलब है इसकी बातों में मत आइए।
ये कोई जादू टोना करके आई है। कनक ऐसी सुंदर कभी नहीं थी। ये कोई बहरूपिया है जो हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है। हाँ पापा, माँ सही कह रही हैं। ये कनक हो ही नहीं सकती। कनक का रंग तो कोयले जैसा था और सिर पर एक बाल तक नहीं था। ये कोई और है। झूठ बोलना बंद करो रूपा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। तुम्हारी आंखों पर लालच और नफरत का जो पर्दा पड़ा था, आज भगवान ने उसे हमेशा के लिए हटा दिया है। सावित्री और रूपा अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थीं। वे कनक को धक्के देकर घर से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ती हैं। चल निकल हमारे घर से। रमेश जी, आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? पुलिस को बुलाइए। ये लड़की हमारे घर में डाका डालने आई है। जैसे ही सावित्री कनक को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, अचानक कनक के शरीर से एक तेज दिव्य रोशनी निकलती है। उस रोशनी के लगते ही सावित्री और रूपा जमीन पर गिर जाती हैं और उनके सिर के सारे बाल अचानक गायब होने लगते हैं। माँ, ये क्या हुआ? मेरे सारे बाल कहाँ गए? मैं तो टकली हो गई। हाय भगवान, मेरा रूप, मेरे बाल भी गायब हो गए। कनक, तुमने हमारे ऊपर क्या जादू कर दिया? पूरा घर उस दिव्य रोशनी से जगमगा उठता है और हवा में साधु महाराज की गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। ये कोई जादू नहीं है सावित्री, ये तुम्हारे पापों का घड़ा है जो आज भर चुका है। तुमने कनक के सांवले रंग और उसके खुले सिर का मजाक उड़ाया, उस पर जुल्म किए। आज कुदरत ने कनक का खोया हुआ रूप उसे लौटा दिया और तुम्हारी अंदर की बदसूरती को तुम्हारे चेहरे पर ला दिया। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने मेरी बच्ची के साथ न्याय किया। सावित्री और रूपा अब पूरी तरह बदसूरत हो चुकी थीं और उनके सिर पर एक बाल भी नहीं बचा था। वे रोते हुए अपना रूप देखकर तड़प उठती हैं। अपनी इस हालत को देखकर सावित्री और रूपा का घमंड पूरी तरह टूट जाता है। उन्हें समझ आ जाता है कि कनक को सताने का ही ये नतीजा है। वे कनक के पैरों में गिर जाती हैं। कनक बेटी, हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ जो हमने तुम्हारी आत्मा को दुखाया। रमेश जी, अपनी इस अभागन पत्नी को माफ कर दीजिए। हमें श्राप से बचाइए। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी और तुम्हें सताती थी। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पुराना रूप लौटा दो दीदी। कनक, इन दोनों ने जो किया है उसकी माफी नहीं है। इन्हें इनके कर्मों की सजा भुगतने दो। कनक का दिल बहुत कोमल था। अपनी सौतेली माँ और बहन को इस हाल में रोते देख उसका दिल पिघल जाता है। वो साधु महाराज की दी हुई सीख को याद करती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। माँ, रूपा, उठिए। भगवान ने आपको सजा नहीं दी है, बल्कि आपको ये सिखाया है कि इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके कर्मों से होती है। अगर आपके मन में सच में पछतावा है तो भगवान आपको माफ कर देंगे। कनक के ऐसा कहते ही सावित्री और रूपा के मन का मैल पूरी तरह साफ हो जाता है और उनके बाल फिर से वापस आ जाते हैं। मेरी भाग्यशाली बेटी, आज तुमने न सिर्फ अपना भाग्य बदला, बल्कि इस घर के पाप को भी पुण्य में बदल दिया। उस दिन के बाद से लक्ष्मीपुर गांव में कनक, उसके पिता, सावित्री और रूपा सब मिलकर प्यार से रहने लगे। कनक की अच्छाई ने पूरे परिवार को एक धागे में पिरो दिया था।